चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेस। क्या होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इसके बारे में हम जानते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेस में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तन करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग इनपुट युक्तियाँ कहते हैं, यानी कि इनपुट प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, इस तरह की चीज़ें जो होती है, यानी कि कंप्यूटर को आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम इनपुट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जिसमें कीबोर्ड आपको हेल्प करता है इनपुट देने में, या फिर माउस आपको हेल्प करता है इनपुट देने में। ठीक है, सीपीयू, इनपुट में ही एक और चीज़ आता है आपका सीपीयू। सीपीयू का कार्य क्या होता है? सीपीयू का कार्य जो है डाटा को प्रोसेस करके उसको आउटपुट के रूप में सूचनाएं या परिणाम प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सीपीयू को देखिए मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो कंट्रोल यूनिट है, दूसरा है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और तीसरा जो है वो मेमोरी है। यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश वर्जन में भी दिया हुआ है। जिन बच्चों को इंग्लिश के लिए दिक्कत हो रही होगी या हिंदी में समझ नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में भी दे रहा हूँ। तो उन चीज़ों को जो है अपने नोट्स के तहत जो है उसको क्रिएट कर लें, ताकि आपको स्टडी करने में कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू में मेनली 3 पार्ट होते हैं: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आपका मेमोरी। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग जो है, इसी पर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आती है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की एक आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उसे नियंत्रित करता है। यानी कि जो भी अंदर के फंक्शंस चल रहे होते हैं उसको आपका कंट्रोल यूनिट जो होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके बाद जो है ALU के साथ वो अपने जितने भी काम है, जितने भी वर्क है उसको ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो ये चीज़ आपका कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है? जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है, यूनिट यानी कि सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिक क्रियाएं करती है। ठीक है, इसमें ALU कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उसे काम में लाता है। इसके बाद आपका जो है डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी को भेज देता है कि मैंने डेटा बना लिया है। डेटा बनाने के बाद आपकी मेमोरी को भेज देता है कि ये आपका डेटा है, ये आपका डेटा तैयार हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है टॉपिक। नेक्स्ट में हम लोग मेमोरी के ऊपर डिस्कस करते हैं। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी जो होता है यह आपका कंप्यूटर का एक स्टोरेज यूनिट है। यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है, ये इसको कह सकते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं कि डाटा, प्रोग्राम आदि को स्टोर करते हैं, और यहाँ पे जो है डाटा को स्टोर करने के बाद इसको जो है इसका जो स्टोर करने की जो इकाई होती है, यानी कि जो इसके साइज को नापने की जो इकाई होती है वो होती है इसको यूनिट में। यानी कि यहाँ पर हम लोग यूनिट में इसको नापते हैं। जैसे कि इस तरह की कई यूनिट्स हैं, जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इसमें सभी छोटे यूनिट बाइट एवं सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट होती है। ठीक है, मेमोरी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। मेमोरी आपका जो है कौन कौन सा होता है? तो फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होता है? इन मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। क्या क्या है? फर्स्ट है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे के टॉपिक में। हम आपको प्राइमरी मेमोरी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताएंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। तो सबसे पहले हम रैम के बारे में जान लेते हैं, जिसका पूरा नाम आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो होता है आपका कि इसको कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि मेन मेमोरी कहते हैं इसको। यह अस्थायी मेमोरी होता है, यानी कि ये जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तभी तक जो है ही आपका डेटा को स्टोर नहीं करेगा। कंप्यूटर अगर बंद होने के बाद भी आपके डेटा को ये जो है पुनः प्राप्त कर सकता है, यानी कि आप इसको स्टोर कर लेते हैं। चाहे कंप्यूटर बंद हो तो भी आपका डेटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, यह जो है क्या कहलाता है? वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है,
या एक सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर जो है बनी मेमोरी होती है। या तो सेमीकंडक्टर चलता है या फिर फ्लिप फ्लॉप चलता है। सेमीकंडक्टर आज के दौर में बहुत ज़्यादा चल रहा है, फ्लिप फ्लॉप पुराने ज़माने में चलता था, फ्लिप फ्लॉप अब नहीं चलता उस तरीके से। अब कुछ मेमोरी के कुछ प्रकार हैं जिसपे मैं डिस्कस कर देता हूँ, जैसे कि आपका SRAM, DRAM, SD, RAM, ठीक है, और एक NVRAM भी होता है। तो SRAM क्या है? इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसलिए यह कम रिफ्रेश होता है, ठीक है। DRAM क्या है? इसका पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह मेमोरी जल्दी रिफ्रेश होता है, ठीक है। रिफ्रेश का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज होने का जो रेट होता है उसको कहते हैं हम लोग रिफ्रेश, ठीक है। 1 सेकेंड में कितनी बार रिफ्रेश हो सकती है, ठीक है। इसकी गति कितनी धीमी हो सकती है, ज़्यादा रिफ्रेश होगा तो धीमी भी हो सकती है सिस्टम मेरा, और कम रिफ्रेश होगा तो उससे भी धीमी होता है। तो एक लिमिटेड रिफ्रेशमेंट जो होना चाहिए वो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो है आपका सिस्टम स्लो ना हो, ठीक है। यह जो होता है DRAM जो होता है आपका SRAM से थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है। SDRAM क्या होता है? इसका पूरा नाम सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। NVRAM क्या है? इसका पूरा नाम नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इस रैम का प्रयोग क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में किया जाता है, लेकिन यह बहुत महंगा होता है तो हर जगह हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर इंग्लिश में भी पूरा कंप्लीट नोट्स बना दिया है। आपको दिक्कत होता है तो इसके थ्रू जो है यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। मैं एक बार समझा चुका हूँ तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करता हूँ। कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में आकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मैं उस पर कंप्लीट डिस्कशन करूँगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपका एक रोम आता है जो कि छूटा रह गया था। पहले मैंने रैम का डिस्कशन किया था, अब मैं रोम का डिस्कशन कर लेता हूँ। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है या अस्थाई मेमोरी होती है, इसको हम लोग अस्थाई मेमोरी कह सकते हैं। यह क्या होता है कि जब तक कंप्यूटर स्टार्ट रहता है तब तक इसका जो प्राथमिक प्रोग्राम है, सेटिंग्स है, उनको वो कंट्रोल करता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले क्या है? PROM है, फिर EPROM है, EPROM है, फिर EEPROM, ठीक है। तो PROM क्या है? इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह चिप में एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता है। यदि प्रोग्राम में त्रुटि कोई भी तरह का होता है तो इसको फिर से हम सुधार नहीं सकते, क्योंकि इसको जो है दोबारा से रेन्यू नहीं किया जा सकता है। इस एरर को ख़त्म करने के लिए जो है हम लोग इसको प्रोग्राम को रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। EPROM क्या होता है? इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। और EEPROM में क्या है? इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस चिप ने क्या किया हुआ है कि EPROM की समस्या को दूर किया हुआ है। कि जो EPROM में क्या हो रहा था, EPROM में हमारा स्टार्ट प्रोग्राम में जैसे ही स्टार्ट होता तो आपका जो है स्टार्ट प्रोग्राम होने के बाद जो है कुछ ना कुछ सुधार करके जो है इसको एक नए तरीके से जो है इसको चेंज किया गया है, जिसमें कि यहाँ से क्या होता है कि डेटा को स्टोर भी किया जा सकता है, डेटा में सुधार भी किया जा सकता है, और इसको आगे जाकर कभी भी प्रयोग में भी लाया जा सकता है। आजकल के मदरबोर्ड में जो रोम का प्रयोग किया जाता है वो आपका EEPROM का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका भी मैंने इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखकर अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो रहेगा, अगला टॉपिक है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को जो है हम लोग एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, ये एक स्टोरेज क्षमता होती है जिसकी बहुत ही अधिक मात्रा में स्टोरेज क्षमता होती है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग की प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा सा धीरे होता है, यानी कि डेटा को यहाँ पे स्टोर करके जो है हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। सीक्वेंटल आपका जो है एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है, फिर इंडेक्स सीक्वेंटल एक्सेस मेथड होता है, फिर डायरेक्ट एक्सेस मेथड होता है, ठीक है। तो
तो सीक्वेंशियल में क्या होता है, सीक्वेंशियल के अंदर जो होता है इसमें स्टोरेज डेटा उसी क्रम में एक्सेस किया जा सकता है जिस क्रम में स्टोर किया जाता है। यह जो होता है आपका चुंबकीय टेप इसका उदाहरण है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के बारे में जानना चाहें तो इसमें डेटा को सीक्वेंशियल मेथड के साथ एक्सेस किया जाता है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के थ्रू जो है इसको डेटा को एक्सेस किया जाता है, लेकिन इसमें डेटा को स्टोर करते समय इंडेक्स तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेथड में क्या होता है, इसमें डाटा को किसी भी क्रम में एक्सेस किया जा सकता है एवं किसी भी क्रम में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसकी एक्सेस गति सीरियल एक्सेस की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश का भी जो है दिया हुआ है, इसके थ्रू जो है आप अपना नोट्स बनाइएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो आपके पास है वो सेकेंडरी स्टोरेज का कुछ जो डिटेल है वो डिटेल में आपको बता देता हूँ। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के कितने प्रकार होते हैं तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। मैग्नेटिक टेप है, कार्टेज टेप है, चुंबकीय डिस्क है। चुंबकीय डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आता है, तो एक ही करके हम डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है कि एक अस्थायी द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एक प्लास्टिक के टेप पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन किया जाता है। ठीक है, कार्टेज टेप में क्या होता है, इस टेप की चौड़ाई चुंबकीय टेप से थोड़ा सा कम होता है। 1970 की दशक के अंत में घरेलू कंप्यूटर में इसको जो है कॉम्पैक्ट कैसेट के रूप में इसको प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चुंबकीय डिस्क आजकल का डेटा को स्टोर करने के लिए जो कंप्यूटर में जो डिस्क उपयोग किया जाता है वो आपका मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट आपका हार्ड डिस्क और दूसरा आपका फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया गया था। ठीक है, आजकल इसका प्रयोग कंप्यूटर में आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में हो रहा है। तो डिस्क की प्लेट में जो होता है वो ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं। सेक्टर में डेटा स्टोर हो जाता है और एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होता है। डेटा का जो स्टोर किया जाता है उसको पढ़ने के लिए 3 तरह के समय लगते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। एक आपका सीक टाइम है, डिस्क में डेटा को रीड और राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में लगा सीक टाइम कहलाता है। ठीक है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, आपका ट्रैक में डेटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफर रेट, सेक्टर में डेटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफर रेट कहते हैं। यानी फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ। फ्लॉपी डिस्क को डिक्टेट या केवल फ्लॉपी भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसको डिक्टेट कहते हैं या फिर इसको फ्लॉपी भी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क को हम लोग डिक्टेट या फिर फ्लॉपी डिस्क भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर में होता है। इसका आकार एवं साइज के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं। एक आपका मिनी फ्लॉपी होता है, एक आपका माइक्रो फ्लॉपी होता है। मिनी फ्लॉपी क्या होता है, इसका आकार 51/4 इंच की होती है। इसकी जो क्षमता होती है स्टोरेज की वो 1.2 MB की होती है। और अगर हम माइक्रो फ्लॉपी की बात करते हैं, इसका जो आकार होता है वो 312 इंच की होती है। इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो होती है 1.4 MB। ठीक है, अगले टॉपिक के लिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं वही चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं इंग्लिश में भी दोनों चीज़ें दे रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो है इसको आपको नोट कर लेना है। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश के थ्रू भी जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसको जो है स्टडी कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कीजिए, क्योंकि अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को डिस्कस करता हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जहाँ पर आपको लेंदी लगेगा थोड़ा देखने में। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में लेकर जा रहा हूँ। कहीं प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कमेंट में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या दिक्कत है, कहाँ पर कौन से क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं। और उसके ऊपर मैं अगर चाहूँगा, अगर दिक्कत हो रही होगी ज़्यादा तो मैं उस पर आपको एक स्पेशल वीडियो भी बना के डाल दूँगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको याद रखने की चीज़ें होती है। ये मेमोरी यूनिट को भी मैंने आपको दिखाया हुआ है कि मेमोरी यूनिट किस तरीके से आपका जो स्टार्ट हुआ था। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो निबल होता है। अगर हम 4 बाइट, एक निबल के अंदर 4 बाइट्स होता है। अगर 4 बाइट्स मिलाते हैं तो हमारा 8 बाइट बनता है। अगर हम 8 बाइट ठीक है, अगर हम 1024 बाइट मिलाते हैं तो वो 3 KB में बन जाता है। अगर हम 1024 KB में कन्वर्ट करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो 1 GB कहलाता है। अगर हम 1024 MB डेटा को यूज़ करते हैं तो वो आपका 1 GB हो जाता है। यानी कि आपका दोनों चीज़ें होगा, 124 KB = 1 MB हो जाएगा। ठीक है, 1024 MB = 1 GB हो जाएगा। अगर हम 1024 GB लेते हैं तो 1 TB होता है। इस तरह के बहुत सारे हैं,
आगे भी आते हैं। अगर आपको उसकी भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा, कमेंट में पूछें, मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से कंप्लीट इसका जो नॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो लेसन कंप्लीट करने के बाद मैं दोस्तों आपको जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे साथ आपने देखा इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस के अंदर या फिर व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक में जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूँ वो इनपुट आउटपुट डिवाइस की कंप्लीट नॉलेज को मैं लेकर आऊँगा, जहाँ पर आपको इनपुट से रिलेटेड सारे डिवाइस के बारे में बताऊँगा और साथ ही मैं आउटपुट के डिवाइस के बारे में कंप्लीट नॉलेज दूँगा। तो दोस्तों टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।